हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अगले संघ की। और इस संघ का नाम है संघ इकाइनोडर्मेटा। ये ऐसे शूल युक्त प्राणी भी कहते हैं। इकाई शब्द का मतलब होता है कांटे या शूल, और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। तो कांटे युक्त स्किन वाले जीव जिसे कहा जाता है शूल युक्त प्राणी। संघ इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस संघ इकाइनोडर्मेटा में सभी जो समुद्रवासी जीव होते हैं। इसके बाद इनमें संगठन का स्तर कैसा होता है, तो इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा या शूल युक्त प्राणी में आगे की बात करें तो इसमें अगला पॉइंट है कि इनमें लार्वा कैसा पाया जाता है। तो इनमें लार्वा जो होता है, वयस्क में अरीय सममिति पाई जाती, सॉरी, इसमें सममिति कैसी पाई जाती है इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जब सममिति के बारे में स्टडी करते तो वयस्क में अरीय सममिति पाई जाती है, और जो इसका लार्वा होता है इसमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। अगला पॉइंट अगर हम देखें इकाइनोडर्मेटा में, तो अगला पॉइंट क्या है, इसमें एग्जाम्पल है कुछ, जैसे तारामीन जिसमें 5 भुजाएं होती है। इस और कांटों जैसी रचना शरीर के बाहर की तरफ देखने को मिलती है। इसमें दूसरा उदाहरण है भंगूर तारा। भंगूर तारा भी 5 भुजाओं वाला जीव है, और जिसमें बाहर की तरफ छोटे छोटे कांटे जैसी रचना देखने को मिलती है। और इसमें जो भुजाएं होती है कंपैरेटिवली पतली होती है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। जो इकाइनोडर्मेटा है उसमें अगला पॉइंट है कि इनमें ये त्रिकोरिकी होते हैं, मतलब इनमें तीन तीन भाग पाए जाते हैं, तीनों जर्म लेयर पाई जाती है, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा तथा अंत त्वचा। इसके बाद इनमें प्रगुहा पाई जाती है। और इसके बाद इकाइनोडर्मेटा में बात करें तो इनमें एक और पॉइंट होता है, इनमें पाचन तंत्र जो होता है वो पूर्ण प्रकार का होता है। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा में हम अन्य पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट आता है सामान्यतः मुख अधर तल पे पाया जाता है, और मल द्वार जो होता है वो पृष्ठ तल पे पाया जाता है। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा में आगे का पॉइंट देखते हैं तो इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ये इसका विशेषता होती है, जल संवहन तंत्र का पाया जाना इनकी विशेषता है। इसके बाद बात करते हैं जो जल संवहन तंत्र, जो इनकी विशेषता है, इसके कारण ये चल पाते हैं, गमन कर पाते हैं, भोजन पकड़ने में ये सिस्टम जल संवहन तंत्र इनकी मदद करता है, श्वसन में भी मदद करता है। और जब बात करते हैं हम उत्सर्जन की, तो इकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन कैसा होता है, तो इनमें स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। ठीक है, और इनमें बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा में नर और मादा की। तो इकाइनोडर्मेटा में जो नर एवं मादा होते हैं ना वो पृथक होते हैं। और अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा में जनन की, लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो इनमें जनन जो होता है वो लैंगिक जनन प्रकार का होता है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा में, तो इनमें निषेचन कैसा होता है, तो इनमें निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। अब बात करते हैं इनके परिवर्धन की। तो इनमें परिवर्धन कैसा होता है इकाइनोडर्मेटा में, तो इनमें जो परिवर्धन होता है इकाइनोडर्मेटा में, परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष प्रकार का अर्थात इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, और वो कैसी मुक्त प्लावी प्रकार की लार्वा अवस्था इनमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा में अगले पॉइंट की। तो इकाइनोडर्मेटा का अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो ये इसमें उदाहरण देखते हैं इसके। तो इसमें एस्टेरियस पाया जाता है या तारामीन पाई जाती है, इकाइनस या समुद्री अर्चिन पाया जाता है, एंटीडोन या समुद्री लिली पाई जाती है। और जो लिली पुष्प होता है ना उसके जैसे आकार दिखता है एंटीडोन का। और बात करते हैं कुकुमेरिया, तो इसमें इसको समुद्री करकटी भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और उदाहरण है इकाइनोडर्मेटा का, ऑफियोरा या भंगूर तारा। ये सब इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमने इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं अगले संघ के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगला संघ कौन सा है, अगला संघ है हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा के बारे में स्टडी करते। संघ हेमिकॉर्डेटा,
पहले जो था ना संघ हेमिकोडेटा को कशेरुकी संघ में रखा गया था। कशेरुकी संघ के अंदर एक उपसंघ के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अब इसे अरज्जिकियों में रखा गया है। अब इसे कहाँ रखा गया है? अब इसे अरज्जिकियों में रखा गया है और अरज्जिकियों में इन्हें एक अलग संघ में रख दिया गया है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की हेमिकोडेटा में। तो जब हम हेमिकोडेटा की बात करते हैं तो इसमें कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना पाई जाती है जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठरज्जु समान संरचना होती है। इसके बाद हेमिकोडेटा में अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो इसमें जितने भी प्राणी आते हैं ना हेमिकोडेटा में, ये कृमि के समान होते हैं तथा समुद्री जीव होते हैं। अब इनमें संगठन के स्तर की बात करते हैं तो हेमिकोडेटा में किस तरह का संगठन स्तर देखने को मिलता है? तो जब हेमिकोडेटा के संगठन के स्तर की बात करते हैं तो इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। कुछ और पॉइंट्स है हेमिकोडेटा के, वो देखते हैं। तो इनमें कैसी समिति पाई जाती है? द्विपार्श्व समिति होती है। और जर्म लेयर कितने होते हैं? त्रिकोरिकी होते हैं, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, अंत त्वचा, और इनमें गुहा पाई जाती है। हाँ, इसलिए ये प्रगुही जीव होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे के पॉइंट्स की। तो हेमिकोडेटा में अन्य पॉइंट को जब स्टडी करते हैं तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे? इनमें जो शरीर के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो शरीर बेलनाकार होता है इनका, और शरीर में 3 भाग आते हैं: शुंड, कॉलर और वक्ष। वक्ष जो होता है लंबा होता है, तो इनमें लंबे वक्ष पाए जाते हैं। तो इस तरह की सारी शरीर की संरचना होती है हेमिकोडेटा में। उसके बाद हेमिकोडेटा में हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसमें उदाहरण कौन सा आता है? इसमें आता है बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस का चित्र जब देखते हैं तो इसमें क्या क्या भाग दिखते हैं? एक तो शुंड दिखता है सबसे ऊपर, उसके बाद कॉलर दिखती है, और उसके बाद इनकी आंतरिक रचना इस तरह की दिखेगी, और इनमें बड़ा सा लंबा सा वक्ष देखने को मिलेगा। तो ये वाला भाग इनका वक्ष है, ठीक है, ये वक्ष देखने को मिलता है। और इस तरह से हमने ये पॉइंट देखा चित्र के बारे में। और अब हम बात करते हैं हेमिकोडेटा में अगले पॉइंट के बारे में। तो इनमें परिसंचरण तंत्र जो होता है ना, वो बंद प्रकार का होता है। और अगले पॉइंट देखते हैं हेमिकोडेटा के बारे में। तो इनमें श्वसन कैसा होता है? श्वसन जो होता है ना, इसमें क्लोम या गिल्स के द्वारा होता है। हेमिकोडेटा का अगला पॉइंट देखते हैं। तो इनमें शुंड ग्रंथि पाई जाती है। शुंड ग्रंथि क्या काम करती है? उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन का काम करती है। हेमिकोडेटा के बारे में अगला पॉइंट देखते हैं। तो इनमें नर और मादा कैसे होते हैं? नर मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इनमें निषेचन की बात करते हैं। तो निषेचन के बारे में बात करें तो निषेचन कैसा होता है? इनमें निषेचन जो होता है ना, बाह्य होता है। और अगला पॉइंट देखते हैं हेमिकोडेटा का। तो इनमें परिवर्धन कैसा होता है? तो इनमें परिवर्धन जो होता है ना, लार्वा अवस्था द्वारा होता है। लार्वा अवस्था द्वारा ये विकसित होते हैं। और कौन सा लार्वा पाया जाता है? टोनेरिया लार्वा पाया जाता है, जो एक पारदर्शी लार्वा है जिसमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला भी पाया जाता है। तो इनमें टोनेरिया लार्वा होता है, अर्थात इनमें जो परिवर्धन होता है जब भी लार्वा अवस्था पाई जाती है तो परिवर्धन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो संघ हेमिकोडेटा में अगले पॉइंट की बात करें तो इनमें उदाहरण क्या क्या आते हैं? तो इनमें उदाहरण आते हैं बेलेनोग्लॉसस, और एक और उदाहरण आता है सैकोग्लॉसस। ये सब उदाहरण आते हैं संघ हेमिकोडेटा में। इस तरह से हमने संघ हेमिकोडेटा के बारे में देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।